अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती लहर जिसके पेश नज़र कुछ अहम मेल मुलाकातें हो रही हैं, इजलास हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं और देखा यह जा रहा है कि दहशतगर्दी से किस तरह से निपटा जाएगा। इस सिलसिले में सरफराज बुख्ती और मौलाना फजल रहमान के दरमियान भी मुलाकात हुई है। अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सवाल ये होगा कि दहशतगर्दी के खिलाफ क्या बलूचिस्तान हुकूमत कोई किरदार अदा कर सकती है, और साथ ही साथ ये भी सवाल कि क्या पाकिस्तान के जो शिमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा जो बढ़ रही है उनसे छुटकारा आखिर कैसे मिल सकता है। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे IMF से हुकूमती मंसूबा मुस्तरद कर दिया गया है। एक उम्मीद थी कि शायद हुकूमत आवाम को रिलीफ देगी, बिजली की कीमतों में कुछ कमी की जाएगी, लेकिन अब सवाल ये है कि हुकूमत आखिर आवाम को रिलीफ कैसे देगी और क्या गर्मी के दिनों में बिजली के बिल आवाम का पारा मजीद बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अमरीका ने तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। तारकीन वतन को 24 अप्रैल तक की डेडलाइन दे दी गई है कि वो मुल्क को छोड़ दें, बशर्ते कि उन्होंने कोई दूसरी इमिग्रेशन हैसियत ना हासिल कर ली हो तो उन्हें मुल्क में रुकने की इजाज़त दी जाएगी। अपने पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि अमरीका के जो मुख्तलिफ ममालिक पर संधियाँ हैं, साथ ही साथ ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी बना ली है तारकीन वतन के हवाले से, इसके आखिर नताइज क्या होने जा रहे हैं। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियोज़ में नसीर वाक़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है और आमिर खाकवानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा हैं। आदिल साहब, मुलाकात हुई है सरफराज बुख्ती साहब की और मौलाना की अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से। इसके साथ साथ हमने देखा कि डेरा गाजी खान में जो पुलिस चेक पोस्ट पर ख्वारजी दहशतगर्दों ने हमला किया है उसको भी नाकाम बना दिया गया है, जिसकी तारीफ़ भी की है, मोहसिन नकवी भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो ये बढ़ती दहशतगर्दी है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात हैं, आखिर इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा और क्या बलूचिस्तान हुकूमत कोई किरदार अदा कर सकती है इसमें? देखिए, बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो बिल्कुल कतई तौर पर मुख्तलिफ हैं जो KP में सूरत हाल है। और मौलाना की सरफराज बुख्ती से जो मुलाकात हुई है, सरफराज बुख्ती की के ऊपर तो पहले ही जो है वो बहुत सारी जमातें जो हैं वो सवालिया निशान लगा चुकी हैं। वो समझती हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं वो आदमी हैं और अब वो उनसे बात करना नहीं चाहती। मेरा नहीं ख्याल है कि सरफराज बुख्ती कोई सारी सूरत हाल में कोई रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें जो है वो मरकज़ी हुकूमत को कोई रोल प्ले करना पड़ेगा। मरकज़ी जो बड़ी जो क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत है, जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब अगर अपने खौल से बाहर निकल आएँ तो नवाज शरीफ साहब बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं बलूचिस्तान के अंदर। जबकि KP में सूरत हाल कतई तौर पर मुख्तलिफ है। वहाँ पर जो कालदन तंजीम है, TTP जो है वो इन्वॉल्व है और यकीनी तौर पर उनकी एक बड़ी तादाद वहाँ मौजूद है जो अपनी फैमिलीज़ के साथ भी वहाँ पर रहते हैं। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे जो असला जिन्होंने उठाया हुआ है और वो रात को सड़कों पर निकल आते हैं। तो सूरत हाल के मुताबिक हुकूमत ने फ़ैसला करना है। इस वक्त कौमी सलामती जो है वो मुकद्दम है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है अपनी सियासत को जो है मुकद्दम किया हुआ है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से मुसलसल जो है दरअंदाजी हो रही है, वहाँ से जो है वो हमले हो रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, और दूसरी तरफ जो कुछ पॉलिटिकल जमातें हैं वो अफ़गान कार्ड खेलने की कोशिश कर रही हैं। मौलाना भी अफ़गानिस्तान के साथ कुछ सख्त रवैया इख्तियार करने के हामी नहीं है। वो चाहते हैं कि पहले बातचीत हो। और अच्छी बात यह है कि एक सफारती राब्ता जो है दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ, उसका नताइज क्या निकलेंगी, क्या अफ़गान हुकूमत जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात है उसका अज़ाला कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये आने वाले दिनों में अंदाज़ा होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि बजाय इसके कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई कशीदगी बढ़े, कोई हालात जो है वो बॉर्डर की दोनों साइड ठीक पर है, यानी खराब बातचीत जो है वो नागुज़ीर है कशीदगी से पहले, किसी कार्रवाई से पहले। नसीर, मुलाकात हुई है सरफराज बुख्ती और मौलाना साहब की, लेकिन जिस तरह से आदिल साहब भी बात कर रहे थे कि मरकज़ी क़यादत का बहुत अहम रोल है, अगर मरकज़ी क़यादत को पता है कि उनका रोल इंपॉर्टेंट है और वो रोल प्ले भी कर सकते हैं, तो फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं, किस चीज़ का इंतज़ार है? देखिए अल्टीमेटली बिल्कुल उनको मैदान में आना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जब तक अफ़गान हुकूमत से बराह रास्त रब्ता नहीं होता और BLA के लोग और इस तरह की जो इस्लामी तंजीमें हैं, और जैसे कि मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकात है
ये बड़ा अहम रोल अदा कर सकती है। सरफराज बुगटी साहब ने यकीनी तौर पर उनको यही कहा है कि चूँकि आप भी इस्लामी नज़रियात के ज़रा ज़्यादा हामी हैं और उनके ऊपर जो एक स्टैम्प लगी हुई है, इस बुनियाद पर इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो इसमें किरदार अदा कर सकते हैं और पहले भी मौलाना फजलुर रहमान इसमें किरदार अदा करते रहे हैं। अफ़गान जो इस वक्त सूरत हाल है बलूचिस्तान की, उसमें जो चीज़ें बार बार सामने आ रही हैं वो यही है कि ये वही दरअंदाज़ी है जो भारत कर रहा है दूसरे अफ़गानिस्तान के ज़रिए, यानी अफ़गानिस्तान के कंधे पे रख के फायर किया जा रहा है और कर पीछे से भारत रहा है और दूसरे लोग जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अब दहशतगर्द जो हैं उनका एक अपना मौक़िफ़ है, वो एक बिल्कुल उल्टे नज़रियात के हामी हैं, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस्लामी लोगों के ज़रिए उनसे बातचीत की जाए और सरफराज बुगटी साहब का भी मेन मकसद मौलाना फजलुर रहमान साहब को मिलना यही है। इस मुलाकात में कोई ना कोई नतीजा वो अख्ज़ करना चाहते हैं कि किसी तरीके से बलूचिस्तान में अमन व अमान हो और हालात जो हैं वो किसी तरह नॉर्मलाइज हों ताकि पाकिस्तान जो है वो कहीं आगे चलने की कोशिश करे। और इस वक्त जिन मसाइल से हम लोग दो चार हैं, दहशतगर्दी का जो एक नई लहर इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर सवार है, जिसने पाकिस्तान के निज़ाम को बुरी तरह मुतासर किया है, जिसमें मुसल्लह अफवाज के कई जवान जो है आए रोज़ शहीद बिल्कुल ऐसे ही है और पूरे मुल्क का अमन व अमान तबाह हो गया है। ये मुलाकात कोई ना कोई इसका बेहतर नतीजा, ठीक है, आपको लगता है कि इस मुलाकात का कोई नतीजा निकलेगा? अब आपको ऐसा लगता है कि अफगान सरजमीन जिससे दरअंदाजी हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है, वो सिर्फ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, कल्प्रिट कोई और है? बात यह है कि अफगान तालिबान ने ये जो दोहा मादा किया था उसमें उन्होंने लिख के बाकायदा दिया था कि उनकी सरजमीन जब उनकी हुकूमत होगी तो अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए और किसी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी कार्रवाई के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगी। और अब जबकि वो इस्तेमाल हो रही है तो वो उन तमाम की एक शदीद और संगीन तरीन खिलाफ वर्जी है। और खासतौर पर पाकिस्तान को जो उनके मोहसिन पाकिस्तान की मदद के बगैर और पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर अफगान तालिबान कामयाब हो ही नहीं सकते। तो दुनिया की कोई भी गुरिल्ला तहरीक, कोई भी मददी तहरीक पीछे जब तक उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट ना हो, बेस कैंप ना हो पीछे, आप चल ही नहीं सकते, कामयाब नहीं हो सकते। तो जो कुछ कर रहे हैं वो अफगान तालिबान वो बहुत सख्त ज्यादती है। दायरे हुकूमत अफगान पाकिस्तान की हुकूमत से रब्ते की और मुसलसल हमारी कोशिशें जारी हैं। पिछले 1 साल 1.5 साल में उलमा के वफूद गए हैं और बड़े सीनियर लोग गए हैं, ऐसे काबिल एहतराम लोग गए हैं। अभी मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब जामिया रशीद के जो सरबराह हैं उनकी एक पॉडकास्ट है तो उन्होंने बड़े खौफनाक वाकयात बताए हैं बहुत सारे और बहुत डिटेल बताई है कि किस तरह कोशिश की जाती है अफगान तालिबान के साथ और उलमा के साथ और रब्ते और तमाम कोशिशों को बुलडोज किया जाता रहा है। तालिबान की अफगान तालिबान जो उनके लीडर हैं, सुप्रीम लीडर, उनकी तरफ से एक तरह की पूरी एक आला तरीन यानी हुकूमती तरफ से तो जो है हमें बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर एक मौक़िफ़ लेना चाहिए जो कि हमारे सामने शवाहिद हैं, मालूमात हैं। वो ये है कि अफगान हुकूमत पूरी तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रही है। अब क्यों कर रही है, क्यों नहीं कर रही, ये एक अलग बहस है कि उसमें कहाँ पे हमसे गलती हुई, कहाँ उनसे हुई है, या वो उनकी बदनीयती है या जो भी वजह है। ठीक है आदिल साहब, जब बात प्रॉपर नहीं होती, कम्युनिकेशन गैप होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। आपको लगता है कि अफगान हुकूमत या जो अबूरी हुकूमत वहाँ पे मौजूद है उसमें और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसी ही फ़ज़ा कायम हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है? बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान जो है इससे पहले जो तालिबान के साथ उनकी ट्रीटमेंट थी वो कतई तौर पर मुख्तलिफ थी। तालिबान में भी एक बहुत बड़ा ग्रुप जो उस वक्त वहाँ पर उसका इन्फ्लुएंस था वो प्रो पाकिस्तान था। अब हालात बहुत बदल गए हैं। माजी में कुछ गलत फ़ैसले जो है वो अफ़गान पॉलिसी में जो है वो उसकी ख़राबी की वजह बने हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो है वो कशीदा नहीं होने चाहिए। दोनों को पता है कि अफ़गानिस्तान में अमन जो है पाकिस्तान के अमन के साथ मशरूत है। अगर पाकिस्तान में अमन नहीं होगा तो अफ़गानिस्तान में कैसे जो है वो अमन हो सकता है, या अफ़गानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में कैसे हो सकता है। तो इसलिए दोनों ममालिक एक दूसरे के मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो समझदारी का तकाजा तो यही है कि हालात को मज़ीद कशीदा ना किया जाए, बातचीत के ज़रिए जो मसाइल का हल है उनके तलाश करने की कोशिश की जाए। जो दहशतगर्द रुकावट कहाँ पे है? रुकावट कहाँ पे है इस बातचीत में? उधर से रुकावट है या इधर से है?
देखिए अफगान जब से इक़्तिदार में आए हैं, अबूरी हुकूमत जब से आई है, उसके बाद से उनकी हटदर्मी जो है वो बढ़ गई है। वो ये समझते हैं कि उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को जो है वो शिकस्त दे दी है। और फिर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर हो रही है, वो चाहे चाइना की तरफ से हो रही हो, चाहे इंडिया की तरफ से हो रही हो, तो उसके बाद से जो अफगान है उनका रवैया पाकिस्तान से कतई तौर पर जो है वो बदल गया है। हालांकि वो पाकिस्तान का 4 दहाइयों पे मुश्तमिल जो है पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी की है, उनको हर मुश्किल वक्त में अफगान हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, तालिबान के साथ खड़ी हुई है, उनको सपोर्ट की है, उनको पनाह दी है। पाकिस्तान की सपोर्ट के बगैर तो तालिबान जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते थे। लेकिन अब आप इसको जो है वो जो भी कह दें, नमक हरामी कह दें, जिस तरह का भी लफ्ज आप इस्तेमाल करना चाहें, लेकिन बहरहाल आप दो मुल्कों का मामला अनफॉर्चुनेटली है वो और ये उसको कहते हैं दो कि मुल्कों पाकिस्तान ने के हमारे लिए कोई काम नहीं, हमारे पे एहसान नहीं किया, बल्कि अपने मफाद के लिए ये सब कुछ जो भी पाकिस्तान ने किया वो किया है। अब सवाल वागा साहब ये है कि क्या अफगान अबूरी हुकूमत के साथ हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यही होनी चाहिए कि उनके साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, या एक धड़ा जो ये कह रहा है कि अब बातचीत नहीं होनी चाहिए, बड़ी बातचीत हो गई और अब हमें रिजिड अप्रोच अपनाते हुए हमें एक्शन लेना चाहिए? देखिए, ऐसा मेरा तो ख्याल है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक चीज़ देखें कि अफ़गान हुकूमत को वहाँ के मुकामी लोगों की मुकम्मल हमायत हासिल है। जब से ये हुकूमत वहाँ बनी है, आप इसको अबूरी हुकूमत कह लें या कुछ भी कह लें, तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के तमाम हालात को बहुत बेहतर करने की कोशिश की है। अफ़गानिस्तान सियासी तौर पे और मुआशी तौर पर भी मजबूत होता जा रहा है। और उसकी अगर दूसरी जानब हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अबतरी है और सियासी अपसेटनेस है और जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा किए हैं। यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना तो वो एक पेज पर हैं। अच्छा, जब किसी मुल्क के अंदर इस तरह के हालात होते हैं, जैसे किसी घर के अंदर ही अगर लड़ाइयाँ जारी हों, तो साथ वाले हमसाये को बहुत अच्छा मौका मिलता है उसके ऊपर हमला करने का। बेहतर तरीका ये है कि टेबल पे बैठ के, चूँकि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है और बड़ी अहम इस वक्त स्ट्रेटजिक पोजीशन में है अफ़गान लोग, तो उनके साथ बैठ के ये मसला हल किया जा सकता है। अफ़गान तालिबान किसके कंट्रोल में है, ये पाकिस्तान को देखने की जरूरत है। वागे साहब, जो सियासत पाकिस्तान में हो रही है, जो सियासी अप्रोच हमारी सियासी जमातों की है, क्या इसकी नज़ीर कहीं और भी मिलती है व्हेन इट कम्स टू कौमी सलामती, कौमी मफाद? बिल्कुल नहीं। देखिए, पूरी दुनिया में तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सबसे पहले मुल्क के लिए सोचते हैं, उसके बाद वो पार्टी के लिए सोचते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती की बात तो ये है कि यहाँ को सियासत जो है, यहाँ की जो सियासत है उसको ज़ाती अनाद और ज़ाती जंग में तब्दील कर दिया जाता है। यूँ लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक जंग कर रही है, सियासत नहीं कर रही, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर कि हमारा सियासी निज़ाम सियासी नहीं है, वो एक जंग की सूरत इख्तियार कर गया है। और जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल हालात ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। आज एक अच्छी खबर जो सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 2 रोज़ की जो मुलाकात है उसको कंफर्म कर दिया है मंगल और जुमेरात के लिए। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये पाबंदी लगाई है कि आपने बाहर आके मीडिया टॉक नहीं करनी। लेकिन देखें, दूसरी जानब सलमान अकरम राजा ने फ़ौरन ही बाहर आके कह दिया कि जी इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा। ये हैं वो सियासी अबतरी के हालात जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी सूरत हाल ख़राब हुई है और हर पार्टी दूसरे के ख़िलाफ़ काम कर रही है। एक ही मुल्क है, कभी उसने इक़्तिदार में आना है, कभी उसने, यानी कोई भी झुकना पसंद नहीं कर रहा। लेकिन खाकवानी साहब, किसी ना किसी को तो झुकना पड़ेगा मुल्की मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए। आपको लगता है कि जो रिजिड अप्रोच है तमाम सियासी जमातों की जानिब से, जब तक सियासी जमातें एक पेज पे नहीं होंगी और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, दहशतगर्दी के नासूर को हम जड़ से नहीं उखाड़ सकते? बिल्कुल, आपने ठीक कहा, ये बात ठीक है। लेकिन देखें, जब फिर हम बार बार वो बात करते हैं, लगता है कि शायद एक ही बात रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जो पहल किसने करनी है? हुकूमत ने करनी होती है पहल। हुकूमत के पास उनको देने के लिए बहुत कुछ होता है, हमेशा ऑफर करने को। एक बंदा तो जेल में पड़ा हुआ है ना, अब वो आपको क्या ऑफर कर सकेगा? आप उसके लिए, आप अपोजिशन के लिए, एक बड़ी सियासी जमात के लिए कुछ सियासी थोड़ी-सी रियायतें पैदा कर सकते हैं, जायज़ रियायतें, जो कानून के अंदर रहती हो। मतलब अगर एपीसी या इस तरह के लिए कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस जो बुलाई जाए या एक इजलास बड़ा बुलाया जाए,
उसमें अगर इमरान खान को अगर पैरोल पे रिहा करके उसमें शिरकत का मौका दे दी जाए तो उसमें कौन सी ऐसी हो जाएगी सजा, मतलब क्या मत आ जाएगी ऐसी? कुछ भी नहीं होगा ना, फौरी तौर पे कंसेंसस हो जाएगा। यानी पाकिस्तान की तमाम यानी गालिब सियासी कुव्वतें सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, तो वो एक कंसेंसस हो जाएगा। उसमें उसमें कितनी देर लगनी है? सिर्फ आपको कुशादा दिली की जरूरत है, कुशादा। और देखें इस वक्त जो इतने बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस में भी अगर हम पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी निशाना बनाएंगे, वो भी जवाबन दूसरी को निशाना बनाएगी, दूसरी तीसरी को, तो ये हल नहीं है। मेरा ख्याल है इसके बजाय हमें और पार्टियों के रिजर्वेशन होते हैं, और आज से नहीं हमेशा से होते हैं। आपको याद होगा अयूब खान के दौर में जब ये जो वहाँ पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अयूब खान ने, तो उसमें तमाम अपोजिशन लीडरों ने मुतालबा किया था पहले शेख मुजीबुर रहमान को रिहा किया जाए और उसका हिस्सा बनाया जाए, और मजबूर होना पड़ता है अयूब खान को। और उसके बाद भी पीएनए में भी इस तरह जाके बार्गेनिंग करते रहे। उस वक्त भी मुल्क के हालात कितने सीरियस थे, लेकिन पीएनए के लोगों ने अपनी ज़ाहिर शराइत मनवाई। तो अपोजिशन शराइत हमेशा मनवाती है, उसमें कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि वो एक तरह की पिसी हुई होती है, वो बहरहाल एक रिसीविंग एंड पे होती है। ठीक है, ठीक है। यानी आपको लगता है हुकूमत को थोड़ा लचक का मुजाहरा करना चाहिए। आप अग्री करते हैं इस बात पे कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था उसमें इमरान खान को भी शामिल कर लेना चाहिए था, हुकूमत की तरफ से एक कदम बढ़ा लेना चाहिए था? देखिए, बदकिस्मती ये है कि तहरीक इंसाफ को आप रिलीफ देने की बात करते हैं तो वो अपने बयानी के मुताबिक जो है उसके ऊपर सियासत शुरू कर देते हैं। वो अपना हर चीज़ को अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका नुकसान होता है। इससे पहले जब हमने देखा सुप्रीम कोर्ट पे उनको एक दफ़ा पेश किया गया था तो उन्होंने उसको भी पॉलिटिकल जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया। फिर आप ये देखें कि अगर आप उनको ले आते हैं तो वो उसको एक नया रंग देने की कोशिश करेंगे। पेशावर के अंदर आर्मी चीफ की जो है वो बैरिस्टर गौहर से और गंडापुर से जो मुलाकात हुई, तहरीक इंसाफ ने उसको भी जो है अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। देखिए, रवैया जो है उसमें तब्दील जो है वो होना चाहिए, हुकूमत का होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इमरान खान को अपने रवैये में जो है वो एक मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। वो अपने आपको एक पॉपुलर लीडर तो है, लेकिन अपने आप को जो है एक मैच्योर लीडर के तौर पे भी जो है वो पेश करे, ताकि कोई उन पे ट्रस्ट कर सके कि वो अगर कोई चीज़ कमिट करेंगे तो उस कमिटमेंट को पूरे करेंगे। यहाँ पर तो आपको पता ही नहीं चलता कि आपसे वो क्या बात करते हैं और बाद में उसका नतीजा क्या निकलता है। आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सोशल मीडिया अकाउंट जो इमरान खान के हवाले से इस्तेमाल हो रहे हैं उस पे जिस किस्म का ठीक है, अब ये उनके हवाले से ये बनती बाद में कन्विक्शन नहीं होती, क्योंकि किसी भी वक्त वो यू टर्न ले सकते हैं। वागा साहब, जिस तरह से हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं और आदिल साहब ने भी पॉइंट आउट किया, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब एक जानिब से थोड़ा दिखाया जाता है और रिलीफ दिया जाता है तो दूसरा उसको अपना रंग दे के और अपने लिए वो इस्तेमाल कर देता है उस मफाद को भी। तो आपको भी ये लगता है? देखिए, हुकूमत पहले तो इस बात का तो जवाब दे कि क्या पाकिस्तान के अंदर किसी को पैरोल पर रिहा करना क्या गैर कानूनी है? आपके पास एक तरफ अपने मुल्क की बका, दहशतगर्दी का खात्मा, एक इतना बड़ा जॉइंट इजलास था, आप कम से कम उनके बहाने ख़त्म अगर बड़ापन दिखाते, बड़ेपन का, हाँ जी, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुकूमत के। भाई वो तो पहले ही जेल में पड़ा हुआ है, उसने इनको क्या देना है? अगर पीटीआई ये भी कहती कि इमरान खान को इस इजलास में शिरकत की इजाज़त दी जाए तो यकीन जाने कि पीटीआई को लग पता जाता और पूरी अवाम कहती कि लें, अब गवर्नमेंट ने इमरान खान को पैरोल पर रिहा करके इजलास में बिठा दिया है, अब आप आएँ, क्या आप कौमी धारे में आने को तैयार हैं या नहीं? भाई आप उनको वो क्यों मौके फराहम करते हैं कि वो ये कहें कि जी भाई उन्होंने सिर्फ मुलाकात ही मांगी थी ना मानी पीटीआई से, तो मुलाकात करवा देते तो वो शिरकत कर देते। वो कौन सी ऐसी बड़ी उन्होंने शर्त रख दी थी कि जी इमरान खान को जी बिल्कुल रिहा कर दिया जाए, पर्चे ख़त्म कर दिया जाए, उसको आज़ाद कर दिया जाए? ये ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। खाकवानी साहब, शॉर्ट आंसर, क्या वाकई इतनी बड़ी शर्त नहीं थी जो पीटीआई ने रखी थी और हुकूमत चाहती तो मान सकती थी और तमाम जमातें शामिल हो सकती थी? बिल्कुल शामिल हो सकती थी, लेकिन बस अब इस पे आप सवाल कर सकते हैं कि हुकूमत वाकई इतनी ताकतवर और बाख्तियार है कि ऐसे फैसले कर सके। लेकिन भारत फैसला साजों को ये फैसला कर लेना चाहिए था, अभी भी देर नहीं हुई, क्योंकि हमें कंसेंसस पैदा करना होगा मरकज में भी, बलूचिस्तान में भी। देखिए, बलूचिस्तान की शुरू में आपने बात की, मौलाना फजल रहमान की मुफ्ती साहब से मुलाकात हुई। बलूचिस्तान में भी अगर आपने एक नैरेटिव बनाना है तो आपको सियासी कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा वहां पे। इस तरह नहीं बात चलेगी, ऑपरेशन तो हम कर लेंगे,
लेकिन आपको अवामी मौसर अवामी बयानिया चाहिए, और बयानिया ऐसे नहीं बनता, वो बयानिया सियासतदान और सियासी जमातें ही बनाती है। तो वहां पे भी आपको कंसेंसस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो ठीक है, कल ही पॉलिटिकल देख चुका कंसेंसस हूं। बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बातें करने से और ये कह देने से काफ़ी नहीं होगा कि हमें एक पेज पे आने की ज़रूरत है, बल्कि एक पेज पे आने के लिए हमें कुछ एक्शंस भी दिखाने होंगे। कभी किसी जमात को झुकना भी पड़ेगा और दूसरी जमात को उस झुकाव का फ़ायदा नहीं उठाना, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करते हुए एक पेज पे आना है, ताकि हम कौमी सलामती के लिए और मुल्क के लिए बेहतरी का सोच सकें। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखेंगे कि आवाम के लिए हुकूमत के पास मज़ीद क्या पड़ा हुआ है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF की जानिब से हुकूमती मनसूबा मुस्तरद कर दिया गया है और जनाब अब सवाल ये है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ कैसे देगी। कुछ र्यूमर्स थी कि शायद 23 मार्च को जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे तो उसमें आवाम को, कौम को एक खुशखबरी सुनाएंगे और बिजली के निर्खों में शायद कुछ कमी की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ना ही इन फ्यूचर हमें नज़र आ रहा है। आदिल साहब, आवाम को रिलीफ आखिर फिर हुकूमत कैसे देगी? और IMF ने अब हुकूमती जो मनसूबा बनाया था उसको भी मुस्तरद कर दिया है। देखिए, मैं तो इसको हुकूमत को ही कसूरवार समझता हूँ इसका। उसकी बुनियादी वजह यह है कि IMF ने तो आपको पैसे देने हैं, कर्जा देना है, उसने तो अपने कर्जे की वापसी के लिए आप पे शराइत भी रखनी है। उसने तो वो तमाम इक़दामात यकीनी बनाने हैं जिसकी वजह से जो है हुकूमत उनके पैसे वापस कर सके। अब यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जो है वो अपने गैर तरक्याती जो अखराजात है जो उसको कम करने चाहिए थे, वो जो इदारे जो ब्लीडिंग कर रहे हैं, जो आवाम के टैक्सेस का पैसा जहाँ पर ज़ाया हो रहा है वहाँ पर हुकूमत अभी तक कुछ नहीं कर सकी है। हुकूमत एक तरफ जो है वो कौमी असम्बली के अंदर ऐलान करती है कि जी इस दफ़ा बजट के अंदर जो है वो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा, और दूसरी तरफ जो है अपने अरकान असम्बली की तनख्वाहों में जो है वो सैकड़ों फ़ीसद जो है वो इजाफा कर देती है। तो शर्म तो हुकूमत को करनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो अपने बाकी तरफ जो अखराजात है, गैर ज़रूरी अखराजात हैं, उसको कम करें। अब जो वज़रा की तादाद बढ़ाई गई है, कौन सा तीर ऐसा इन वज़रा ने जो है मारना है? वज़ारत दाखिला के अंदर 3-3 मिनिस्टर्स आपने बिठा दिए हैं। इस तरह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के अंदर भी, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर भी आपने 2-2-3 लोगों को जो है अकोमोडेट किया है। सिर्फ अपने लोगों को हुकूमत ने अकोमोडेट किया है। अगर वो आवाम का सोचती तो उसको चाहिए था कि वो अपने अखराजात कम करती, कोई और जो है वो वसाइल इस्तेमाल करती, आवाम को जो है वो रिलीफ देती। जब तक आप कोई जो है कोई प्लान बना के जो है वो IMF को नहीं देंगे और आप ये नहीं बताएंगे कि जो मामलात हैं, जो फाइनेंशियल मामलात हैं, वो IMF के हवाले से वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और आवाम को रिलीफ जो है वो भी मिल जाएगा, तो वो IMF क्यों आपको इनकार करता? आप एक तरफ जो है वो अपने अखराजात बढ़ाई जा रहे हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं ताकि हम उसका बिल्कुल ऐसे वाक़ई साहब, ऐसा नहीं लग रहा कि IMF की आड़ में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते जा रही है और आवाम जब सवाल करती है तो वो कहती है कि IMF ने ये किया है, हम तो बेबस हैं। इसको कहते हैं मिसमैनेजमेंट। हुकूमत से ना चीज़ें मैनेज ही नहीं हो पा रही। आदिल साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई उनका काम है कर्जा देना, इनका काम है उस कर्जे को प्रॉपर इस्तेमाल करना। यही जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, जैसे सारा पाकिस्तान कह रहा है कि बाकी लोगों की तनख्वाहें तो कम हो गई, लेकिन अरकान असम्बली और सैनेट और दूसरे वज़रा जो हैं, ज़रा अगर उनकी तनख्वाहों के और पर्क्स का लोगों को पता चल जाए ना, तो शायद लोग जमहूरियत से वैसे ही तौबा कर लें कि हमें इतनी बड़ी जहाज़ी कैबिनेट जो है, जो बहुत बड़ा एक शिप है, उसकी हमें ज़रूरत यानी ये कहना गलत नहीं होगा वाक़ई साहब, एक तबका अमीर से अमीर उत्तर होता जा रहा है जी, और दूसरा लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं। आप ये देखेंगे लोगों को जिस दिन ये पता चल गया ना कि एक मुशीर और एक वजीर इस कौम को कितने में पड़ता है, चलो वजीर मुशीर तो छोड़ दें, एक MPA और एक MNA और एक सेनेटर हर माह इस कौम पर कितना बड़ा बोझ है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, लोगों ने हाथ जोड़ देने हैं कि हमें ऐसी जमहूरियत नहीं चाहिए। भाई ये कौन सा तरीका है कि अवाम मरती जा रही है? भाई बिजली की कीमत ये कैसे कम कर सकते हैं? हमने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था, इन्होंने ऐलान किया, मैंने ही कहा था भाई अभी ये भी पता नहीं है कि बिजली की कीमत कम होनी है या टैक्स कम होना है, वो भी खामोशी होगी। वज़ीर-ए-आज़म ऐलान कर रहे हैं
कि जी हम बिजली की कीमत कम करने जा रहे हैं। एकदम जब IMF को पता चला तो उन्होंने कहा खबरदार कोई कम नहीं होगी कीमत। अच्छा, इसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको हुकूमत ने सोचा था कि हम टैक्स में छूट देंगे, वो भी IMF नहीं मानी। उन्होंने कहा नो, हमने किसी किस्म की कोई छूट नहीं देनी, जो हमारे स्टैंडर्ड है, जो हमने कह दिया है आपने वही करना है, क्योंकि वो कर्जा मिला ही इन शराइत पर था। तो अब ये उन शराइत से किस तरह हट सकते हैं? यानी ठीक है, वज़ीर आज़म साहब खुद कह चुके हैं बेगर्स कांट बी चूज़र्स। खाक़ानी साहब, पावर सेक्टर्स में इस्लाहात लाने की ज़रूरत है, इस्लाहात लानी चाहिए, इस्लाहात आएंगे, बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं, कितनी ज़रूरी है इस्लाहात लानी और क्या देरी की वजूहात है? देखिए, पावर सेक्टर में तो बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे ज्यादा तो लाइन लॉसेस का इशू है यहाँ पे हमारे यहाँ, और जब तक उन पे कंट्रोल नहीं होता तो करने को तैयार ही नहीं। कराची में खास तौर पे बहुत ज्यादा है। देखिए, अभी आपने IMF की बात की, मुझे आपकी सच्ची बात है, इस बात से इत्तेफाक है कि कई दफा मुझे लग रहा है कि ऐसे खास तौर पिछले साल 1.5 साल में तो ये महसूस होता है, 2 सालों में, कि हमारी हुकूमतें बहाना ढूंढ रही है IMF का, और वो जी। IMF में जो मलबा सारा IMF पे डाल के हम्म। अपनी जो उनकी बिल की कमी है वो नहीं करते। मतलब आप देखें ना, खासतौर टैक्स कलेक्शन है। अब IMF पे तो दबाव सबसे ज्यादा रहता है टैक्स कलेक्शन में, तो टैक्स क्यों नहीं जमा कर पाते ये? पता लगता है कि ज़राअत पे भी टैक्स नहीं लगाया उन्होंने, जो नए जो इजाफे करने हैं टैक्स पेयर, उसमें भी इजाफा नहीं किया। और बेशुमार दफा हमने सुन चुके हैं पिछले कई सालों में कि जी कोई 3 मिलियन के करीब 30 लाख ऐसे लोग मौजूद हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, बाहर सफर करते हैं, बच्चे इनके महंगे स्कूल में पढ़ते हैं, कि टैक्स पे नहीं देते, तो उनकी जी कार्रवाई करनी, कुछ नहीं हुआ। अभी जो तब्दीली की गई थी FBR में, वहाँ पर राशिद जंगियाल साहब आए थे, तो वो उनके बाद भी यही खबर सामने आई कि 1000 गाड़ियां चाहिए उनको, उसमें अलग इशू चल रहा है। तो वो मेरे ख्याल है कि हमारे ये बहुत कुछ इस्लाहात सिर्फ पावर सेक्टर के है, तो हर शोबे में इस्लाहात की जरूरत है, और डिसिप्लिन लाने की भी जरूरत है, और परफॉर्म करने की। मेरा ख्याल है हमारे परफॉर्मेंस इशू बहुत ज्यादा है, और शायद कैपेसिटी इशू भी बन गया है कि हमारे जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी क्वालिटी बहुत डाउन हुई है। उनकी काम करने की ईमानदारी और नीयत में तो पहले से ही बहुत बुरी थी, लेकिन मुझे लगता है काम की सलाहियत में फर्क पड़ा। बाज़ औक़ात जो लोग इतने बहुत स्नाबी हों, कॉम्पिटेंट होते हैं। अब मेरा ख्याल है हमारे यहाँ वो कॉम्पिटेंसी का इशू भी साथ ही आ गई है। तो वो चीज़ें ऐसी, बिगाड़ इतना ज़्यादा शदीद है कि बिल्कुल, कुछ ऐसे समझ नहीं बिगाड़ आता। इतना शदीद है और बिगाड़ मज़ीद बढ़ता जा रहा है। यही जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो भी बता रही हैं आदिल साहब। बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, फिर आबी ज़खायर जो मुल्क में हैं उनमें भी आहिस्ता आहिस्ता कमी आती जा रही है। तो मसाइल दर मसाइल हैं जिनका पाकिस्तान को सामना है। तो आने वाले दिन क्या मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे आवाम के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अभी ये हुकूमत की आप पॉलिसी का अंदाज़ा लगा लें कि आपने खुद लोगों को इनकरेज किया कि आप जो है सोलर जो है वो लगा लें, जी। और अब वो जब लोगों ने उस तरफ रुझान लोगों ने बना लिया, उस तरफ तवज्जो दी, उस तरफ सोलर लोगों ने लगाना शुरू किया, आपने जो है उसकी जो है वो रेट्स के ऊपर जो है आके उसके कट लगाना शुरू कर दिया। तो हुकूमत जो है वो पॉलिसी देते वक्त नहीं सोचती कि इसके आने वाले दिनों पर क्या नताइज जो है वो मुरतब होंगे, और जो है वो पॉलिसी दे देती है और बाद में फिर अपनी पॉलिसी से यू टर्न ले लेती है। उसका नुकसान भी जो है वो आवाम को जो है वो उठाना पड़ता है। अब लोग सोलर लगा के बैठे हुए हैं और इस मकसद के लिए बैठे हुए थे कि उनके जो बिजली के बिल है वो कमी उसमें हो जाएगी, लेकिन अब हुकूमत जो है वो अपनी पॉलिसी तब्दील कर रही है। तो ये इस तरह की, जैसे बहुत सारे IPPs जब लगाए गए थे उस वक्त हुकूमत ने नहीं सोचा कि इतने साल की एग्रीमेंट इनके साथ होना चाहिए, या इतने साल के बाद जो है इसका जो हुकूमत अपनी पॉलिसी में तब्दीली कर रही है। पैनल जो लोगों ने लगाए हैं उन्हें लग रहा था कि हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन हुकूमत को लगा हो ये तो रिलीफ मिल रहा है आवाम को, तो उन्होंने फौरन पॉलिसी तब्दील कर ली। यानी आवाम का भला किसी सूरत नहीं देख सकते। आप अंदाज़ा करें कि बिजली के बिल हुकूमत के लिए सबसे ज़्यादा टफ टाइम ये बिल उनको देते हैं। और हैरान कुन बात तो यह है कि अगर कोई शख्स अपने पैसों से अल्लाह मियाँ के निज़ाम से खुद बिजली बना रहा है तो ये कहते हैं जी वो भी आप क्यों बना रहे हैं। मतलब ये सब लोगों की समझ से ही बाहर है। और पहले बार बार मौजूदा वज़ीर आज़म की आप तकरीरें सुने कि जी सोलर लगाएं, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। असल बात यह है जवेरिया, इस मुल्क को अशराफिया ने और ब्यूरोक्रेसी ने लूट लूट के बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस वक्त 300 से 400 ऐसे सरकारी मुलाजम बाहर बैठे हुए हैं, जो आप लोगों के लिए कि बड़ी हैरान कुन बात होगी, जो डॉलर्स में पेंशन वहां ले रहे हैं। अंदाजा करें, ये पूरी दुनिया की वाहिद मिसाल है। और क्यों वो ले रहे हैं?
ये कैसे उन्होंने कानून बनाया? क्योंकि हर ब्यूरोक्रेट दूसरे ब्यूरोक्रेट को सपोर्ट करता है। उन्होंने कहा जी एक समरी पास कर दें, हम बाहर के मुल्क में बैठे भी बाहर के मुल्क में, बिल्कुल ऐसे और बड़ी भारी ये जो टेंशन तमाम ले रहे हैं, सूरत और हाल फिर चल वो रही डॉलर्स भी ले रहे हैं। ये जो तमाम चल रही है ना खाकवानी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो तबके बनाए गए थे ना, एक मीडियोकर तबका था, मीडियोकर तबका तो खत्म होके वो लोअर में ही जा चुका है, यानी अब एक अपर तबका बन चुका है और एक लोअर बन चुका है। जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। बुझाकर तो ना उसे कहें मिडिल क्लास, आप कहें जो मिडिल जी, क्लास है वो मिडिल बिल्कुल क्लास। खत्म हो गई है, कमर टूट गई है। और आप हम्म, देखें ना, खासतौर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में उनकी इकोनॉमी का जो फ्लोरिश करने की सबसे बड़ी वजह ही उनकी बड़ी मिडिल क्लास बनी है कि मिडिल हम्म, क्लास में बाइंग पावर ज्यादा होती है, वो चीजें खरीदते भी हैं और उनमें हम्म, चेंज भी करते रहते हैं। थोड़ा सा उनको शौक होता है जरा अपर क्लास में जाने का, तो वो हम्म, मतलब कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में वो बहुत ज़्यादा माविन साबित होते हैं। तो हमारे यहाँ बिल्कुल ही, और हमारे जिसे हम लोअर मिडल क्लास कह रहे होते हैं, वो भी बेचारे हम्म, क्लास से लोअर क्लास ही हैं। वो गुर्बत की सतह से थोड़ा-सा ऊपर, लकीर से थोड़ा-सा ऊपर ही होते हैं। तो बिल्कुल ये ऐसे बात ही। आपने सही की है। और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर, मेरा खुद एक छोटे शहर से ताल्लुक है, तो मुझे इसका अंदाज़ा है कि ये ख़ास तौर पे ये जो एनर्जी के ये जो इनकी क्या बिल जो है हमारे यहाँ ना, ये जो यूटिलिटी हम्म, बिल्स हैं हमारे, ख़ास तौर पे ये बिजली की और गैस के, हम्म, ये छोटे शहरों में बहुत इन्होंने तबाही हम्म। करी है, बहुत नुकसान हो जाए वहाँ पे, क्योंकि यानी ये जॉब्स वो नहीं चीज़ें होती हैं हैं। जो कि ज़रूरियात में शामिल हैं, ये नेसेसिटीज़, लेकिन इनको भी लग्जरी बना दिया गया है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। अमेरिका ने तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है, डेडलाइन भी दे दी है। कौन सी डेडलाइन है और क्या वहाँ पर चल रहा है, जानेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अमेरिका ने तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान किया है और गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत डेडलाइन जो दी गई है वो 24 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई है। 5 लाख से ज़ायद अफराद हैं जिनकी कानूनी हैसियत ख़त्म करने का फ़ैसला हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि बशर्ते दीगर वो कोई और इमिग्रेशन पॉलिसी जो हैं वो उस पर अमल पैरा ना हो या वो उसको फॉलो ना करें, तो 24 अप्रैल तक उन्हें अमरीका छोड़ना होगा। वाक़ई साहब, ये जो अमेरिका हम देख रहे हैं कि जो पॉलिसीज़ बना रहा है, सफरी पाबंदियाँ, फिर इमिग्रेशन, अब ये पॉलिसी है, इसके क्या नताइज आप देख रहे हैं, क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे इसके? हमें एक तो ये समझना होगा कि एक लफ्ज़ है इमिग्रेंट, एक है माइग्रेंट। असल में अमेरिका की ये जो पॉलिसी है, ये ज़्यादातर जो माइग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ है। ये वो लोग हैं जो निकारागुआ, हैटी, वेनेजुएला और क्यूबा से बाइडन इंतज़ामिया ने 5 लाख लोग इन ममालिक से अमेरिका में उनको आने की इजाज़त दे दी। अब जैसे ही ट्रंप साहब तशरीफ़ लेके आए, जैसे वो वैसे ही एक ज़लज़ला और तूफ़ान लेके आ गए हैं पूरे अमेरिका में। उन्होंने आते ही ये कानून बना दिया और फौरी तौर पे ऑर्डर कर दिया कि जी ये जो 5 लाख लोग हैं ये 24 अप्रैल तक वापस चले जाएं। मैं यहाँ एक आम पाकिस्तानियों के लिए बात बता रहा हूँ कि ये कानून पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको बाइडन इंतज़ामिया ने दूसरे ममालिक से आने की खुद इजाज़त दी थी। लिहाजा वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तानी या दूसरे ममालिक के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो इमिग्रेंट है। इमिग्रेशन प्रोसेस और चीज़ है, माइग्रेंट और चीज़ है। इमिग्रेशन के लोगों के बारे में अभी अमेरिका ने किसी किस्म के कोई सख्त इकदाम तो नहीं किए, लेकिन कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में वो लोग जिनकी इमिग्रेशन प्रोसेस में है, चाहे वो किसी भी मुल्क से हैं, उन पर भी जो ट्रंप इंतज़ामिया के ये अहकामात हैं वो असरअंदाज होंगे। देखिए, पूरी दुनिया में ऐसा होता नहीं है जो ट्रंप ने एकदम अचानक आके अपने कवानीन और बिल्कुल ऐसे ही आदिल साहब, ये जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, पाबंदियाँ हैं, कहीं ना कहीं तो ये असरअंदाज होंगी। देखिए बिल्कुल अमेरिका में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वहाँ पे तो बहुत महंगाई का ही है ना। पूरी दुनिया का मसला है महंगाई। अमेरिका में भी जो है वहाँ पे जो लोकल जो लोग हैं उन महंगाई की वजह से परेशान है। और ट्रंप ने जो अपनी इलेक्शन कैंपेन में जो नारा लगाया था वो भी यही था। तो ये हर मुल्क का राइट होता है कि वो अपने मुल्क के लिए पॉलिसी बनाए, उसको मुश्किलात से निकालने की जो है वो बात करें। यहाँ पर हम पाकिस्तान के अंदर जब ये बात करते हैं कि अफगानों को जो है वापस चले जाना चाहिए, तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, उसकी पॉलिसी की मुखालफत कर देती हैं। ये राइट है। अमेरिका अगर ये समझता है, उन्होंने तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है वो ट्रंप ने लगा दिया है कि उनकी भी जो नेशनलिटी जो है वो
जो है वो ग्रीन कार्ड ख़त्म किया जा सकता है। तो ये अमेरिका की पॉलिसी है, ये बाकी मुल्क भी जो है वो उसकी अपने अपने हिसाब से जो है वो इस पॉलिसीज़ पे अमल पैरा है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें 25 करोड़ की आबादी हो चुकी है, वो तो पाकिस्तान के वसाइल कौन खा रहा है? आपने 4 दहाइयों से जो है अफगानों की यहाँ पर खिदमत की है। जब पाकिस्तान के वसाइल जो एक आम पाकिस्तानी को जो फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए थी, वो जो है वो अफगान जो है उसके ऊपर जो है यहाँ पर आकर जो है हक जमाते रहे। इसी तरह अमेरिका के अंदर भी यही इशू है कि वहाँ पर जो है दूसरी दुनिया से लोग जाके वहाँ पर आबाद हो रहे हैं, और जो वहाँ के अमरीकी हैं, मुकामी आबादी है, वो जो है वो वसाइल जो है उनके लिए कम पड़ते जा रहे हैं। महंगाई ठीक है, वो पॉलिसीज जो हमें ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है। वानी साहब, अगर हम अमेरिका के हवाले से बात करें तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका के बारे में सोच रहा है, अमेरिका के मफाद के बारे में सोच रहे हैं, और ये पॉलिसीज दुरुस्त हैं? देखिए, मेरा ख्याल है ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि इससे अमेरिका को फायदा होगा। और अच्छा। दूसरी बात ये कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही सिर्फ अमेरिका के नुमाइंदे नहीं है ना। अमेरिकी अवाम में एक बड़ा हिस्सा ने मतलब इनके खिलाफ वोट दिया है ना, वो 50% से थोड़ा कम है। लेकिन बहरहाल अगर आप उसको अगर अगर उसको देखें फिगर्स में, तो वो 10 से 8-10 करोड़ से कम वो भी नहीं है। यानी करोड़ों लोग ऐसे हैं अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से शदीद इख्तलाफ करते हैं। डेमोक्रेट्स बहुत सख्त तनकीद कर रहे हैं। इसलिए मैं गलत समझ रहा हूँ इस पॉलिसी को कि अमेरिका की कामयाबियों की जो बड़ा 2-3-4 जो सीक्रेट्स है ना, उसमें देखिए पूरी दुनिया से उसने ब्रेन इकट्ठा किया अपने पास, पूरी दुनिया से टैलेंट को इकट्ठा किया है। जो लोग, और अमेरिका का ऐसा माहौल था आजादी इजहार और बाकी आजादी और तरक्की बढ़ने के आगे मौके, जिसे अमेरिका, जिसे अमेरिकन ड्रीम कहा जाता है कि भी आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया हो जहाँ से सकता है लोग कि ये जाते हैं पॉलिसीज जो वहाँ वो अपने मफाद के लिए बना रहा है शायद ये उन्हीं के खिलाफ चली जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।